Hello and welcome. So as you all know that your syllabus has been updated this year and many new topics have been added into your syllabus. So few new topics that are added into the second chapter, that is end of bipolarity, are Gulf War, Afghanistan, CIS and Arab Spring. So the video on Arab Spring I have already done, and I had to do three more topics of this chapter, that is Gulf War, Afghanistan and CIS. So this video will explain everything about the Gulf War. Okay, so this is a new topic for this year, especially added up this year into your syllabus. So what was the Gulf War and its results, consequences, reasons, causes, everything we are going to analyze in this video. So let's begin. So before going to understand what was the Gulf War, first understand this map and the Gulf region. Okay, now this region that you can see in this map on your screen is called the region of West Asia. Okay, so it is also called West Asia, it is also called Middle East. Okay, so both the names are perfect. They are synonymous to each other, whether it is if you even if you see say West Asia और या तो आप कहें तो Middle East. ठीक है, और तीसरा नाम जो इस एरिया का है वो है गल्फ एरिया. ओके, वाई गल्फ एरिया? बिकॉज ये जो है ये जो आप देख रहे हैं, जिसको मैंने रेड से ये किया, ये है पर्शियन गल्फ. ठीक है, तो पर्शियन गल्फ इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान वाज पर्शिया. Fine. So this was called Persian Gulf. So all the countries around this Gulf in this area are called the Gulf countries, and that is why this war is called the Gulf War. Okay, at many places you will find its name as the first Iraqi war also. ओके, तो इसके बहुत से नाम हैं. इस वॉर के कई नामों से जानी जाती है. तो चाहे आप इसको फर्स्ट इराकी वॉर कह लीजिए, चाहे आप इसको गल्फ वॉर कह लीजिए, चाहे आप इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कह लीजिए. ओके, सो सबका नाम, सारी चीज़ें यही हैं जो है आपकी गल्फ वॉर, विच विल बी स्टडिंग राइट नाउ. तो ये गल्फ रीजन है. अब इस रीजन में अगर मेन कंट्रीज आप देखिए तो ये ईरान है, फिर आया आपका इराक, उसके बाद इराक से वेस्ट अगर आप जाते हैं तो ये है सीरिया. सीरिया के साउथ में आइए तो जॉर्डन है. ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं इजराइल है, जिसके बारे में बता चुकी हूँ मैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में. ठीक है, ये है सऊदी अरेबिया, ये है यमन, ये है ओमान. ठीक है, और जिस कंट्री की स्पेशली अभी यहाँ बात होगी वो है कुवैत. तो कुवैत, आई होप यू ऑल कैन सी हियर, ये रहा कुवैत. तो ये इराक है और इराक के साउथ में है कुवैत, एक छोटा सा कंट्री है. ठीक है, इस रीजन की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है ऑयल. ओके, ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है. ये सारे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हियर एक्सेप्ट इजराइल, अगर आप इजराइल को छोड़ दें तो ये सारे अरब कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, और इनमें सब में इस्लामिक गवर्नमेंट ही चलती है. ठीक है, तो इजराइल को छोड़ दें तो इजराइल इज द ओनली ज्यूइश स्टेट इन द वर्ल्ड एंड इज द ओनली नॉन अरब स्टेट इन द रीजन. फाइन. अब इसमें यहाँ पे होता क्या है कि इन ऑन 2 अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत. इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया. ओके, इराक इन्वेडेड कुवैत एंड ऑक्यूपाइड कुवैत. व्हाई इराक डिड सो? ठीक है, अब इफ यू वांट टू स्टडी द रीजंस व्हाई इराक इन्वेडेड कुवैत, वी हैव टू गो अ लिटिल बिट बैक. तो इराक में जो रूलर थे वो थे उस वक्त सद्दाम हुसैन. ही इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डिक्टेटर्स ऑफ ऑल टाइम्स. तो सद्दाम हुसैन बनते हैं इराक के रूलर 1979 में. ठीक है, तो 1979 में ये इराक के रूलर बनते हैं, और 1980 से 1988 तक 8 साल, 80 से 88 तक ईरान और इराक में वॉर चलती है. ओके, जिसमें कि इराक इनकर्ड अ लॉट ऑफ डेब्ट्स. तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था. ठीक है, now Iraq had to repay its debt, and one of the ways to do it was to invade Kuwait, because Kuwait was an oil producing country and very rich.
ठीक है, तो ये था। और दूसरा ये था कि उसी समय इराक हैड फॉलन इनटू अ डिस्प्यूट विद कुवैत रिगार्डिंग ऑयल प्राइसिंग। ठीक है, उसमें एक्चुअली मैटर ये हुआ था कि आप लोग ने अगर ओपेक का नाम सुना हो, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ओपेक जो है वो जितने भी कंट्रीज ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, तो ओपेक कोटा फिक्स करता है कि सारे कंट्रीज कितना कितना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। बिकॉज अगर आप ओवर प्रोडक्शन कर देंगे ना, देन इट विल लीड टू मोर सप्लाईज और जो प्राइसेस ऑयल की वो नीचे आ जाएगी। तो ऑयल प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए ओपेक सारे कंट्रीज को एक कोटा देता है। तो उस समय ये हुआ था 1990 के पास आसपास कि कुवैत एंड सऊदी अरेबिया दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर देन देयर कोटा एंड बिकॉज ऑफ दैट द ऑयल प्राइसेस वर गोइंग डाउन। तो अगर ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगे तो इससे घाटा होगा इराक को, तो इराक को इससे घाटा हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में था। ठीक है, उसके अलावा जो कुवैत था वो इराकी ऑयल फील्ड्स में साइड ड्रिलिंग भी कर रहा था। यहाँ पे जो ऑयल फील्ड्स थी इराकी बसरा के आसपास, यहाँ पे किनारे पड़ता है बसरा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है ये। तो बसरा के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड था जहाँ पे कुवैत साइड ड्रिलिंग कर रहा था और उनसे उनका ऑयल निकाल रहा था। तो ये इस तरह के कुछ डिस्प्यूट्स थे जिसकी वजह से जो सेटल नहीं हो पाए और इराक अटैक्ड कुवैत एंड ऑक्यूपाइड कुवैत। तो इराक ने जैसे ही कुवैत को ऑक्यूपाई किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला चला गया एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शंस आपको मैं पहले बता चुकी हूँ क्या होती हैं यूएन वाले चैप्टर में, कि इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब होता है कि ट्रेड एम्बार्गो लग गया, नाउ नो यूएन मेंबर विल बी ट्रेडिंग विद इराक। ठीक है, अब इसके तुरंत ही बाद 2 अगस्त 1990 को इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को, और इसके 5 ही दिन बाद 7 अगस्त 7 अगस्त को यूएस लॉन्च करता है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, इस वॉर में 2 ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सो पहला ऑपरेशन है डेजर्ट शील्ड, इसमें यूएस क्या करता है कि अपनी फोर्सेस को सऊदी अरेबिया में लगाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे अपनी फोर्सेस अमास करना शुरू किया था। यूएस एक्चुअली गेव अ कॉल टू ऑल द कंट्रीज टू गिव देयर फोर्सेस फॉर सेविंग कुवैत को वापस लिबरेट करने के लिए। अब यूएस इसमें इंटरेस्टेड क्यों था और यूएस क्यों तुरंत आ गया? इसलिए बिकॉज यूएस इज एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ सऊदी अरेबिया, नंबर 1 रीजन। दूसरा रीजन ये था, इफ इराक वुड हैव ऑक्यूपाइड कुवैत हमेशा के लिए, देन इराक वुड हैव गॉट द कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑयल ऑफ द वर्ल्ड। तो 20% ऑयल रिसोर्सेज जो वर्ल्ड के थे वो इराक के कब्जे में आ जाते और इससे यूएस को बहुत नुकसान होता। ठीक है, क्योंकि ये ऑयल एक्सपोर्टिंग रीजन है। ठीक, तो यूएस तुरंत ही यहाँ पर आ गया क्योंकि सबको ये पता था कि कुवैत के बाद जो नेक्स्ट टारगेट इराक का होगा वो होगा सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये यूएस तुरंत यहाँ पर आ जाता है और ये सारी कंट्रीज को ये कॉल देता है कि अपनी फोर्सेस दीजिए, और उसके साथ ही इराक को ये पूरा एक क्लियर मैसेज धमकी देते हैं कि आप वहाँ कुवैत से विड्रॉ करिए और अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे देन वी विल अटैक यू। ओके, एंड इस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश। अगर आप दोनों लीडर्स को देखना चाहेंगे तो देखिए मैंने कवर पेज पे इसके लगाया है वीडियो के। ये हैं जॉर्ज H.W. बुश, सीनियर बुश भी कहा जाता है इनको, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय, और ये हैं सद्दाम हुसैन, ये बाथ पार्टी के लीडर थे और इन्होंने 1979 से लेकर 2003 तक इराक पे रूल किया। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डिक्टेटर्स हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द जिनोसाइड ऑफ द कुर्ड्स। ठीक है, कुर्द एक एथनिक कम्युनिटी थी इराक में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 35 कंट्रीज की फोर्सेस, यूएस ने एक कोलिशन बना जिसमें 35 कंट्रीज की फोर्सेस हुई, एंड व्हेन फाइनली इराक रिफ्यूज टू लिसन टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड रिफ्यूज टू विड्रॉ फ्रॉम कुवैत, देन द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वाज लॉन्च्ड। ठीक है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश डिप्लॉयड यूएस फोर्सेस इनटू सऊदी अरेबिया, अर्ज अदर कंट्रीज टू सेंड देयर ओन फोर्सेस। इसमें बहुत से कंट्रीज ने दी और इसमें जो मेजर जो कॉस्ट था वॉर का वो कुवैत और सऊदी अरेबिया ने बेयर किया था। दे पेड अराउंड $32 बिलियन एंड 60 बिलियन US टू फॉर सेविंग कुवैत। Okay, so a massive coalition forces of 660,000 troops from 34 countries fought against Iraq. It came to be known as the First Gulf War and it was also called Operation Desert Storm.
ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम दिया गया डेजर्ट स्टॉर्म। ये ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 17 जनवरी 1991। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि 7 अगस्त 1990 से 17 जनवरी 1991 तक था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, और 17 जनवरी 1991 से एक्चुअली फाइटिंग स्टार्ट हुई जब ये कोएलिशन फोर्सेस ने इराक पे बम्बार्डमेंट स्टार्ट किया, एंड दिस वाज कॉल्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इट कंटिन्यूड फॉर अबाउट अ मंथ एंड देन द सीज फायर केम ऑन 28 February 1991। ओके, तो करीब करीब 1 महीने तक ये वॉर चली थी। दिस वॉर इज मेनली ट्रीटेड एज अ वॉर बिटवीन यूएसए एंड इराक बिकॉज द मेन कंटिजेंट ऑफ द फोर्सेस वाज अमेरिकन एंड इट वाज आल्सो लेड बाय द अमेरिकन जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ। ओके, एंड दो सद्दाम हुसैन हैड प्रॉमिस अ मदर ऑफ ऑल बैटल्स, ये सद्दाम हुसैन है। उस समय आपको जान के आश्चर्य हो गया, इराक की जो फोर्सेस थी दे वर 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं था कि इराक दबने वाला था और सद्दाम हुसैन कहीं से नहीं दबने वाले थे। उनके जो उस समय की स्पीचेस हैं अगर आप वो सुनिए, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से अमेरिका को चैलेंज किया था इस वॉर में, एंड ही सेड दैट विल गिव अ मदर ऑफ ऑल बैटल्स, और हम अमेरिकन को दिखा देंगे कि हम क्या हैं। तो बहुत आश्चर्य भी हो रहा था, ये हम लोग के समय की बैटल है, ये हम लोग ने देखी है लड़ाई, आंखों देखी जिसको कहा जाए, क्योंकि दिस बैटल वाज दिस वाज द फर्स्ट बैटल दैट वाज टेलीकास्टेड लाइव ऑन द टीवी बाय CNN इसको टेलीकास्ट किया था और लाइव टेलीकास्ट होता था बॉम्बार्डमेंट्स का। तो उस समय का ये जो देखा तो सबको आश्चर्य होता था कि सद्दाम हुसैन किस बल पे अमेरिका को इतना चैलेंज करें, व्हाई ही इज व्हाट पावर व्हाट कैपेसिटी ही हैज टू चैलेंज अमेरिका सो मच। बट एज द बैटल स्टार्टेड इराक सकम्ड क्विकली, और बहुत जल्दी ही 1 ही महीने ये बैटल चली और सरेंडर कर दिया इराक ने। उसके बाद फिर जो सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था 28 फरवरी को, उसमें देयर वर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन इराक, and one of the most important of them were that the Iraq had to destroy all the weapons of mass destruction. Now what are the weapons of mass destruction? इसको समझ लीजिए because it led to the second Iraqi war. So what are the weapons of mass destruction? All the nuclear weapons, biological weapons, chemical weapons that can lead to large scale killings in the war are called the weapons of mass destruction. तो सद्दाम हुसैन ऐसा माना जाता था कि इस इराक के पास बहुत हैं weapons of mass destruction, and इनका full fledged program चल रहा था to develop weapons of mass destruction, WMDs also. Okay, so they had to destroy this, and not only destroy this, they had to submit to inspections. ये UN की टीम जाती थी इंस्पेक्शन करने के लिए इराक में, to ensure that they have destroyed and they are not on to any program to develop any further WMDs. ठीक है, तो ये वॉर कई नामों से इसको जाना जाता है। इट वॉज कॉल्ड अ कंप्यूटर वॉर, इट वॉज कॉल्ड अ वीडियो गेम वॉर। वाई? बिकॉज द वॉर वॉज टेलीकास्टेड ऑन टीवी, एंड व्हेन यू सॉ इट ऑन टीवी देयर आर अ लॉट ऑफ फुटेज ऑफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म दैट इज अवेलेबल इन ऑन द इंटरनेट, यू ऑल कैन सी। स्पीचेस हैं सद्दाम हुसैन की और जॉर्ज H.W. बुश की उस टाइम की, तो वो आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा वो देखकर कि आपको ऐसा समझ आएगा कि उस समय क्या माहौल था। तो वो जो टेलीकास्ट होता था वो ऐसा लगता था कि सामने कोई वीडियो गेम चल रहा है, और जैसे आप लोग गेम में बॉम्ब्स गिराते हैं और करते हैं उस तरह का उस एक्सपीरियंस था। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर वॉर, इट इज़ कॉल्ड वीडियो गेम वॉर। स्मार्ट बम्स वर यूज्ड बाय US, द बम्स वर ड्रॉप्ड विद एक्यूरेट प्रिसिशन, बिल्कुल कि जहाँ पे उन्होंने प्लान किया वहीं पे वो गिरा। इसमें मिसाइल्स जो यूज़ की गई थी, इफ़ आई कैन रिमेंबर, स्कड मिसाइल्स वर यूज्ड बाय इराक, and US used the cruise missiles. So this was one of its kind war. ठीक है, अब इसके बाद जो मेन चीज़ ये हुई कि इराक ने कुवैत से कब्जा अपना हटा लिया। इराक went back and accepted the inspections and accepted all the terms of the treaty, and then the economic sanctions against Iraq went on for a very long time. ठीक है, इतना तक हो गया था कि इराक में दवाइयों की कमी हो गई थी, और फिर एक प्रोग्राम चलाया गया था
समथिंग लाइक जैसे कि जिसमें एक्सपोर्ट जो होगा इराक से, इट विल बी पेड ऑफ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ फूड, इस तरह का भी चला था। ठीक है, तो ये जो भी इंस्पेक्शन था, ये यूएन की जो टीम्स आती थी 1999 तक सद्दाम हुसैन ने फिर उनकी एंट्री बंद कर दी इराक में। उन्होंने कहा कि हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। तो जो सीन बना वो था सेकेंड इराकी वॉर का। सो लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड गल्फ वॉर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो एग्जाम में आप टर्मिनोलॉजी को समझ के चलिए। जो फर्स्ट वॉर है उसको कहते हैं गल्फ वॉर, और जो सेकेंड वॉर हुआ है उसको कहते हैं द इराकी वॉर। समझ में आया? दोनों इराक में लड़ी गई, बट द फर्स्ट वॉर, इफ यू गेट अ क्वेश्चन विथ the term Gulf War, you have to give the detail of the first war. If you get a question specifically with the term the Iraqi war, then they are asking the second war, which was fought in 2003. Okay, it is also called Operation Iraqi Freedom. अब इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो आप पर्सनालिटी देख रहे हैं, he is George W. Bush, who happened to be the son ऑफ जॉर्ज H.W. बुश। तो इनको जूनियर बुश भी कहा जाता है। तो जो फर्स्ट गल्फ वॉर थी वो सीनियर बुश के टाइम में थी, और जो सेकंड गल्फ वॉर थी वो जूनियर बुश के टाइम में थी। दोनों ही वॉर्स में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे वो सद्दाम हुसैन ही थे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ही रूल्ड फ्रॉम 1979 to 2003. Okay. So on 19th March 2003, US launched the invasion of Iraq under the codename Operation Iraqi Freedom. More than 40 countries participated in the coalition of the willing. UN refused to give its mandate to this invasion, and the invasion occurred as a part of George W. Bush administration's war on terror. अब इन सबका मतलब क्या हुआ ये समझिए। ठीक है, तो 19 मार्च 19th मार्च 2003 को यूएस इन्वेडेड इराक अगेन। वाई हुआ ये कि 1999 में, एज आई टोल्ड यू, सद्दाम हुसैन स्टॉप्ड द एंट्री ऑफ द यूएन इंस्पेक्टर्स इनटू द कंट्री, जो कि वहाँ WMDs का इंस्पेक्शन करने जाते थे कि ये इराक डेवलप कर रहा है कि नहीं। तो यूएस ने ये कहना शुरू किया कि दे आर ऑन टू अ प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नंबर 1। उसके बाद आप सबको पता है कि 2001 में सितंबर 9/11 अटैक्स, यू ऑल नो अबाउट दैट। तो यूएस पे 9/11 अटैक्स हुए थे, एंड यूएस हैड स्टार्टेड अ वॉर ऑन टेरर। तो 9/11 अटैक्स के जितने भी सस्पेक्ट्स थे, जो भी रिस्पॉन्सिबल थे, वेदर दे वर इंडिविजुअल, वेदर दे वर कंट्रीज, वेदर दे वर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इवन वो लोग भी जो कि उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर रहे थे। तो 9/11 अटैक्स के जो कल्प्रिट्स थे वो बेसिकली अलकायदा ने मास्टरमाइंड किया था इसको। तो अलकायदा को जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे, जहां पे उन्होंने बेसिस बना रखे थे, उन सब पे यूएस ने अटैक किया था। तो इट वाज डिक्लेयर्ड, यूएस हैड डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन टेरर आफ्टर 9/11 अटैक। ठीक है, तो बुश ने ये कहना शुरू किया कि जो इराक है, सद्दाम हुसैन है, वो ना केवल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम चला रहे हैं, दे आर डेवलपिंग WMDs, ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग अलकायदा। ओके, and then they asked UNSC, the UN Security Council, to take action, और उन्होंने अपने एक्शन के लिए UN Security Council को भी अप्रोच किया कि आप इस एक्शन को अप्रूव करिए, हम लोग मिलिट्री एक्शन लेंगे सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट। यूएन ने मना कर दिया। यूएन ने कहा कि वी डोंट सी इनफ एविडेंसेस एंड रीजंस फॉर दिस। ओके, तो यूएन ने मना कर दिया। उसके बावजूद 40 कंट्रीज ज्वाइन द यूएस लेड कोएलिशन ऑफ द विलिंग, और इन्होंने 19 मार्च 2003 को इराक पे अटैक कर दिया। इसके 2 दिन पहले बुश ने वार्निंग दी थी सद्दाम हुसैन को कि यू लीव द कंट्री। उन्होंने ये कहा कि आप इराक छोड़ के चले जाइए, वहाँ के शासन आप छोड़ दीजिए और वहाँ से आप छोड़ के चले जाइए, और अगर 48 आवर्स में अगर आप नहीं छोड़कर जाते हैं देन वी विल अटैक। और इन्होंने अटैक कर दिया 19 मार्च 2003 को। ठीक है,
वहाँ पे द फोर्सेस, यूएस फोर्सेस, दे मार्च क्विकली इनटू इराक और जल्दी जल्दी से जीतते हुए सारा ये बगदाद तक पहुँच गए। बगदाद हैपेंस टू बी इराक्स कैपिटल, और बगदाद जाके इन्होंने गवर्नमेंट को टॉपल किया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये सद्दाम हुसैन की स्टैचू थी जो कि उनके पैलेस के बाहर लगी थी स्क्वायर पे, एंड दिस वाज पुल्ड डाउन लाइक दिस, क्रेन लगा के रस्सी फंसा के उसको खींच के गिराया गया। सद्दाम हुसैन अंडरग्राउंड हो गए थे उस वक्त, तो उनको कैच करने के लिए टू फाइंड सद्दाम हुसैन एन ऑपरेशन, अनदर ऑपरेशन वाज लॉन्च। यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन विच वाज लॉन्च टू कैच सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन को इन्होंने 3 महीने इन्होंने पकड़ भी लिया, और पकड़ा इस हालत में, जो फोटो आप देख रहे हैं ये सद्दाम हुसैन अफगानिस्तान की एक सिटी है तिरकित। If I can show you in this map, I wonder if it is here. इधर नहीं दिखाई दे रही, ये बगदाद किधर, यहाँ पे पड़ता है तिरकित, ठीक है। तिरकित हैपेंस टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ सद्दाम हुसैन। तो तिरकित में एक छोटे से अंडरग्राउंड पिट में सद्दाम हुसैन छुपे हुए थे, और जब यूएस फोर्सेस को उसकी खबर लगी तो उन्होंने वो, जैसे आप मेन होल का ढक्कन देखते हैं वैसे वो मेन होल का ढक्कन हटा के और फोर्सेस उसके अंदर घुसी थी, और उन्होंने सद्दाम हुसैन को इस हालत में पकड़ा था। एक छोटा सा रूम था जिसमें वो थे विद अ बॉक्स ऑफ यूएस डॉलर, ये सब कुछ टीवी पे दिखाया गया था। ही वॉज कॉट इन दिस कंडीशन, नोबडी कुड बिलीव दैट ही सद्दाम हुसैन। सो डीएनए टेस्टिंग हुई थी इनके बालों की, और उससे ये प्रूव हो पाया था कि ही सद्दाम हुसैन। एंड देन ही वॉज ट्राइड इन द कोर्ट। तो जो कोर्ट का ट्रायल है उसमें भी जो सद्दाम हुसैन ने वहाँ पे कहा था अपने डिफेंस में या अपनी सफाई में, वो सब उसका वीडियोस इंटरनेट पे है, प्लीज उसको जरूर देखिए। सो दिस इज वन ऑफ दोज पिक्चर्स वेयर ही इज एक्सप्लेनिंग और वेयर ही इज रिटॉर्टिंग अगेंस्ट द अथॉरिटीज हु आर ट्राइंग देम। ओके, एंड ये बहुत बोस्टफुल रिटॉर्ट था ये। और 3 महीने के ट्रायल के बाद फिर सद्दाम हुसैन को उसी साल दिसंबर में ही वॉज एग्जीक्यूटेड आफ्टर दिस ट्रायल। ओके, इन 2006 ही वॉज एग्जीक्यूटेड। ओके, और उसके बाद से अब इस इराकी वॉर, लेकिन ये इराकी वॉर यहाँ पे जो सेकेंड इराकी ऑपरेशन था वो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, एंड दिस इज सेड टू बी द बिगेस्ट ब्लंडर द यूएस हैज एवर कमिटेड, द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, अब जब भी आप किसी कंट्री को कैप्चर करते हैं तो वहां पे आपको एक गवर्नमेंट इंस्टॉल करनी पड़ती है, बट सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट के गिरने के तुरंत बाद इराक में एक तरह से सिविल वॉर शुरू हो गया। जितने भी फैक्शंस वहां पर थे वो आपस में लड़ने लगे। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी बिग पॉलिटिकल लीडर, ऑल द एथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री, दे मेड देयर ओन मिलिशिया। मिलिशिया उसको कहते हैं कि जो कि छोटी मोटी फोर्सेस टाइप की होती हैं, और वो आपस में लड़ने लगी, ठीक है, एक दूसरे से। तो वहां पे कोई स्टेबिलिटी नहीं आनी पाई, एंड इराक फेल इनटू अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर मोर देन 10 years, फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड आफ्टर 2003. Okay, so the conflict continued for much of the next decade as an insurgency emerged to oppose the occupying forces and the post-invasion Iraqi government. ठीक है, तो जो भी यूएस ने गवर्नमेंट वहां बैठाई थी उनको अपोज करने के लिए इंसर्जेंसी शुरू हो गई और एक सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई, जिसमें यूएस भी फंस गया था बुरी तरीके से। बट फाइनली द यूएस ट्रूप्स वर विड्रॉन इन 2011। हाउ? यूएस में अगर अंदर ही इस जो ऑपरेशन था इसका विरोध शुरू हो गया। द यूएस पब्लिक स्टार्टेड अपोजिंग। व्हाई? बिकॉज नॉट मेनी पीपल, यूएस सोल्जर्स वर किल्ड इन द ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। बट इसके बाद का जो सिविल वॉर था उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था यूएस को, उनके बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और बहुत ज़्यादा सिविलियंस की भी डेथ हुई थी। तो वहाँ की पब्लिक ने अपोज करना शुरू किया कि वाई वी आर लूजिंग आवर सोल्जर्स ऑन अ फॉरेन सॉइल। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, तब उन्होंने ये डिसीजन लिया दैट वी आर कॉलिंग बैक आवर ट्रूप्स। और जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी तो ये कहा था कि आई वॉन्ट माई सोल्जर्स टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद देयर फैमिलीज दिस ईयर। ओके, सो इस तरह करके 2011 में यूएस ट्रूप्स वापस बुला ली गई। फिर 2014 में लेकिन यूएस ट्रूप्स को अगेन डिप्लॉयमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपको सबको पता है कि यहाँ पे सीरिया में जो सिविल वॉर थी वो शुरू हो गई थी, और ये सिविल वॉर फैल गई थी इराक तक। तो अगर आपको ये मैप समझना है तो देखिए ये इराक है, ये इराक है, ये
ओके, और ये है सीरिया। तो सीरिया में आईसिस का कब्जा हो गया था और ये कब्जा फैला इराक तक, और इराक में इन्होंने बनाया आइसिल बनाया, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट। ठीक है, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के निर्माण बनाया, और इससे इसको ख़त्म करने के लिए यूएस को यहाँ पर आना पड़ा फिर से। 2014 में फिर से ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत लड़ाई होती है, आईसिल ने इराक के एक बहुत बड़े पोर्शन पर कब्जा कर लिया था, और ये पूरा जो बड़े बड़े सिटीज़ थे, मोसुल है, बगदाद है, इन सब पे, तिरकित है, ये देखिए तिरकित यहाँ दिखा आपको, ये इन सब पे आईसिस का कब्जा हो गया था। तो फिर से लड़ाई शुरू हुई, बहुत फियर्स फाइटिंग हुई, और उसके बाद फिर दी इराकी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड विक्ट्री इन दिसंबर 2017। वापस इन्होंने मोसुल को फ्री करवाया, इन सब जगहों को फ्री करवाया, एंड बाय 2018 वायलेंस इन इराक वाज एट द लोएस्ट लेवल इन 10 years, एंड that was a result of the defeat of ISIL forces and the subsequent calming down of the insurgency. तो एट प्रेजेंट थोड़ा बहुत हमें पीस वहाँ देखने को मिलता है, बट अभी भी अगर आप कहिए कि गवर्नमेंट स्टेबल है एंड देयर आर नो टेंशंस एंड देयर आर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल इन इराक, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपका अगर एग्जाम में गल्फ वॉर आती है तो आप फर्स्ट गल्फ वॉर को एक्सप्लेन करिएगा। अगर इस रीजन में पूरा इराक में क्राइसिस पूछते हैं, देन ओनली यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट बोथ द वॉर्स, first war as well as the second war. And when you are explaining the Iraqi war, please don't forget to mention that the US failed in keeping peace in Iraq in the post war period, ठीक है, 2003 के बाद, and that is why this adventure of United States in Iraq is said to be the biggest blunder that US ever committed। ठीक, तो ये है आपका गल्फ वॉर। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, आपको बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें हैं जो कि इराक में समझने वाली हैं, बट सिंस इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट गो इनटू much of the details of it. Okay, I have only explained that much as is required by all of you for your exams. Fine. So I hope that you find this video helpful. Please make your notes, because the matter is not there in such detail in the book, and then study accordingly. Okay, thank you for watching the video. Have a nice day. Bye bye.